हेलो नमस्कार, मैं हूं तुषार पांडे और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। तुषार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म से अलग मैं आपकी अपनी कहानी भी आज सुनना चाहता जी। हूँ कि आप कहाँ से आए, कहाँ से करियर की शुरुआत हुई। और आज हम बैठ के बात कर रहे थे, बहुत सारी फिल्मों में और अलग अलग कंटेंट में आपको देखा है, लेकिन फिर भी आपकी कहानी। मैं दिल्ली में पैदा बड़ा हुआ, मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई और मैंने काफ़ी समय बिताया एक्टिंग ट्रेनिंग करने में, क्योंकि मुझे लगता है मुझे बचपन से एक चीज़ मेरे दिमाग में डाल दी गई थी कि यार जो भी कर रहे हो ना उसके लिए पढ़ाई करो। तो जब एक्टिंग की बारी आई तो मैंने एक्टिंग के लिए भी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में करा। वहाँ पे मैंने थिएटर करना शुरू किया किरोड़ीमल कॉलेज से, और उसके बाद मैंने एनएसडी में अप्लाई किया। एनएसडी मेरा पहले अटैम्प्ट पे हो गया। 3 साल मैंने एनएसडी में पढ़ाई करी और एनएसडी ख़त्म करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अभी तो और भी पढ़ना है एक्टिंग, अभी तो और भी काम करना है। तो मेरे को एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिल गई और मैं लंदन शिफ्ट कर गया। मैंने लंदन में और बड़ा एक्टिंग पे ट्रेनिंग करा और तो कहीं ना कहीं छोटे में बोलूँ तो मुझे यही था कि एक्टिंग करने के लिए मेरे को उतना प्रशिक्षण करना था जिसके बाद मैं कॉन्फिडेंटली अपने आप को अप्लाई कर सकूँ एक्टिंग में, और वही हुआ। अब कुछ सालों से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और चल रही है। शुरू में कैसा था, मतलब कितने साल का आपका स्ट्रगल था? शुरू में बहुत ऑडिशन देना पड़ा, दिल्ली से आना, नॉन फिल्मी आउटसाइडर होना, कितने सालों का एक स्ट्रगल था? उसके बाद पहली पहचान वाली पहला एक्चुअली मैं जैसे आपको मैंने अभी बात करी कि मेरे लिए ना क्योंकि मैं बचपन से कभी ये सोच के नहीं बैठा था कि मुझे हीरो बनना है या फिल्मों में घुसना है। मैंने वही करा जो मुझे सही लग रहा था उस समय। तो जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ कि मैंने 11वीं 12th करी, उसमें मैंने इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स पढ़े जो हम 11th 12th में बोलते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बट मैंने एक भी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि यार मुझे करना ही नहीं इंजीनियरिंग। और ना लकीली मेरे पेरेंट्स ने बोला कि यार तुम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो 11th 12th में, इंजीनियरिंग को कुछ नहीं बोला। ख़त्म हुआ, क्या करूँ, ड्यू कर लेता हूँ। ड्यू में जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है वैसे थिएटर कोटा होता है। अब कॉलेज में ना, स्कूल टाइम में ना, मैं कुछ भी करता, एक्टिंग करा लो, म्यूज़िक करा लो, पेंटिंग करा लो, फुटबॉल खिला लो, क्रिकेट करा लो। सो जैसे स्कूल टाइम में ना मुझे कुछ भी करा लो, मैं एक्टिंग, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, पेंटिंग जो भी मैं इसको कर लेता था, सब एक्स्ट्रा करिकुलर। तो कभी ना जो इंटरेस्ट था वो कर लो। तो जब 11वीं 12th में इंजीनियरिंग नहीं दिया, 12th ख़त्म हुई, तो अब क्या करना है? तो मुझे लगा कि मेरे फैमिली में भी मेरी बहन भाई सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े थे तो वहीं पढ़ लूँगा। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना ऐसे स्पोर्ट्स कोटा होता है ना, आपको एडमिशन मिलता है स्पोर्ट्स के थ्रू, वैसे थिएटर कोटा भी होता है। तो मैंने थिएटर कोटा में अप्लाई किया, मुझे थिएटर कोटा में सिलेक्शन हो गया थिएटर से। तो मुझे कोई भी सब्जेक्ट मिल गया, तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स ले लिया। अब 3 साल मैंने थिएटर में ही समय बिताया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वहाँ ख़त्म करते करते लगा यार मुझे इसमें मज़ा तो आ रहा है, क्या करा जाए नेक्स्ट कदम। तो तब एनएसडी के बारे में सुना था, एनएसडी अप्लाई कर दिया बिना समझे कि कितना कठिन है, और सिर्फ इंडिया से 20 लोग सेलेक्ट होते हैं। अप्लाई कर दिया, पहले अटेम्प्ट में हो गया। अब समझ में नहीं आया, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मुझे याद है, और मैंने उसको फ़ोन किया, उसने कहा तुम्हें समझ में आ रहा है एनएसडी कितनी बड़ी चीज़ है, बिल्कुल जाओ। एनएसडी चले गए। तब जाके जब प्रॉपरली सीरियसली प्रोफेशनली पढ़ाई करनी शुरू करी एक्टिंग के ऊपर, तब समझ में आया कि यार कितनी मेहनत का काम है और कितना मज़ा आ रहा है। तो लगने लगा अच्छा यार ये मेरा इंटरेस्ट है। और बाय द टाइम आई वॉज इन द सेकेंड ईयर ऑफ एनएसडी, मुझे लगा यार 3 साल तो बहुत कम है एक्टिंग समझने के लिए। जैसे इंजीनियरिंग के लिए आपको इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है इंजीनियर बनने के लिए, मुझे रियलाइज़ हुआ यार एक्टिंग के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्टिंग मतलब सीखना पड़ेगा तरीका। तो सेकेंड ईयर के एंड तक मुझे डिसाइड हो गया कि यार 3 साल कम है और पढ़ना है। और कहाँ पढ़ना है, एनएसडी तो इंडिया में सबसे बड़ा जगह है। तो मुझे लंदन में एक इंस्टीट्यूट पता लगा, मैंने पूरे 3rd ईयर में रिसर्च करी, अप्लाई किया स्कॉलरशिप्स को। मुझे एक स्कॉलरशिप मिली इंडिया में अकेले को, जिसमें कि और एडमिशन मिला है लंदन में एक स्कूल में। सारा खर्चा उन्होंने उठाया, जाना, रहना, घूमना फिरना, तुम 2.5 साल रहना, सब। फिर मैं तो एनएसडी ख़त्म करने के 2 महीने बाद मैं लंदन शिफ्ट कर गया। वहाँ मैंने स्पेशलाइजेशन करी एक शैली, एक्टिंग में, एक स्टाइल में। फिर वहाँ ख़त्म करने के बाद मैंने वहीं पे एज एन एक्टर काम किया, यूरोप में, नाटक में, वहाँ। और फिर मैंने डिसीजन लिया कि यार हिंदुस्तान वापस आना है कि वहीं रहना है। वो कम समय आया इतना पढ़ाई करने का, फिर मैंने डिसाइड किया यार हिंदुस्तान वापस आते हैं। फिर हिंदुस्तान वापस आया। अगर आप चाहते तो सेटल हो सकते हैं। हाँ, सेटल सकता। वीज़ा मिल जाता है। नहीं, मेरे टाइम पे क्या था, जब मैं पढ़ रहा था वहाँ पे, तो आपको स्टूडेंट वीज़ा के बाद 2 साल का एक्सटेंशन वीज़ा मिलता था उस ज़माने, अब बंद हो गया है।
तो अगर मैं चाहता तो मैं एक्सटेंशन वीज़ा ले सकता था, प्रोफेशनल कोर्स का 2 साल का एक्सटेंशन वीज़ा मिलता है, और उसके बाद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गेट अ PR। तो मेरे जो स्कॉलरशिप मेरे टाइम पे और लोगों को मिली थी अलग अलग फील्ड के, मैं अकेला था जिसको परफॉर्मेंस के लिए मिली थी, एक को डिज़ाइन के लिए मिली थी, एक को आर्किटेक्चर के लिए मिली थी। तो मुझे पता है मेरी डिज़ाइन की फ्रेंड है, वो अब वहाँ बस चुकी है, तो इसलिए मुझे पता। एनीवेज, तो आई केम बैक टू इंडिया एंड यहाँ पे आते ही मैंने फिर स्ट्रगल सो कॉल्ड नहीं शुरू करी, बिकॉज मैं दिल्ली वापस गया, मैंने एनर्जी में पढ़ाना शुरू किया 1-2 साल। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार देखो ये भी बहुत कंफर्ट हो रही है लाइफ, हाँ अब तुम सेटल हो गए, पढ़ा रहे हो एनर्जी में, सेटल हो जाओगे। तो मैंने अपने आप को एकदम से आई मूव टू बॉम्बे एंड देन स्लो, मतलब कंफर्ट हो रहा है ना, कंफर्टेबल है चीज़ें, मतलब जो चीज़ वो है कि कंफर्ट नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं वही है, जैसे आपको लगता है ना ये सही चल रहा है तो चीज़ें थोड़ी सी ना हो जाती है। कैसे समझे, जैसे मेरा मानना है रोल में, अगर आपको जो रोल आपका सक्सेसफुल हुआ ना, आपको बहुत रोल ऑफर होंगे, लेकिन अगर आपने वही रोल करने शुरू कर दिए ना तो आप और कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको वही काम ऑफर होगा। तो लाइफ कंफर्टेबल हो गई, आप वही कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, वही साइन कर रहे हैं, पेपर में आ जा रहे हैं। तो आई थिंक लकीली वो चीज़ दिमाग में रही, तो मैं बॉम्बे शिफ्ट करा एंड देन स्लोली एंड स्टेडली थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग, और अब यहाँ पे। पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? यार पहली ना बहुत एक इंडिपेंडेंट छोटी सी फिल्म थी, इंटरनेशनल फिल्म बोलूँगा बिकॉज प्रोड्यूसर्स अमेरिकन थे, और बियॉन्ड ब्लू नाम की एक फ़िल्म थी जो कि कांस फेस्टिवल में मार्शेडू सेक्शन होता है वहाँ गई, और पहली फिल्म थी, और कहाँ चला गया तो मुझे समझ नहीं आता हो क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा, फिर मुझे रोम में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल गया उस फिल्म के लिए, तो मुझे समझ नहीं हो क्या रहा है, पर इतनी छोटी फिल्म थी कि उसका ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा था। और फिर पिंक करी मैंने, और फिर छिछोरे हुई, आश्रम हुआ, फिर तो चल रहा है। नाउ टीटू अंबानी जी। इस फिल्म के बारे में आपके शब्दों में कहानी तो एक लाइन में जितनी आपकी इजाज़त हो बताने की उतनी बताइए। तो टीटू अंबानी से टाइटल है, टीटू मैं प्ले कर रहा हूँ। टीटू एक लड़का है, एक मिडिल क्लास Tier 2 सिटी का, शहर का, छोटे से का, जिसको अंबानी बनना है ना। अंबानी उसके लिए मतलब क्या है, उसके लिए अंबानी मतलब है यार पैसा बहुत हो, नाम सब जानते हो, यार बढ़िया चल रहा हो, लाइफ कंफर्टेबल हो। बट उनको ये नहीं समझ में आता कि भाई ये सब करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, किस किस्म की मेहनत करनी पड़ती है इनको नहीं पता। तो ये वो वाले हैं कि यार कम मेहनत करो, शॉर्टकट लो और करते रहो। एंड आई थिंक कहानी जैसे मैंने हमेशा परसीव करी इस कहानी को कि यार सक्सेस, नाम, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारी उसको मिली, लेकिन असल उसके मायने क्या थे फिल्म ख़त्म होते होते वो समझा। मतलब सक्सेसफुल हुआ, लेकिन क्या सक्सेस का मतलब है, फैमिली रिलेशनशिप, क्या मतलब है उसका एक रिलेशनशिप होना। लड़की तो उसके पास है शुरुआत की फिल्म में, बट जो मायने है ना एक बॉय से मैन बनने का, आई थिंक कहानी कहीं ना कहीं टीटू अंबानी वो है कि टीटू जो कि यार लड़का था और आदमी बन गया, सक्सेसफुल पहले से बनना चाहता था, सक्सेसफुल बना, लेकिन सक्सेसफुल के मायने बदल गए। तो कहानी यही है एक, आई थिंक, एंड दैट्स वाई ये बहुत हद तक रिलेटेबल कहानी है, बिकॉज आप ये एक फीलिंग ना हर नए यंग लड़का लड़की में है, यार पैसा आ जाए, बढ़िया चले, सब कंफर्टेबल। और बहुत बार हम इन चीज़ों के लिए ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको छोड़ देते हैं, ये समझ नहीं पाते, और कहीं ना कहीं फिल्म उसी चीज़ों को दर्शाती है कि हाउ दैट फैमिली इज़ इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, हाउ इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, हाउ इज़ कंफर्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। मैं ना ये भी समझ नहीं क्या है उसके पीछे। हाँ मुझे हाँ। समझो नहीं मैं समझा कहाँ पे साइन करूँ? समझ गया। मैं ना आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ आपको। जब छिछोरे हुई ना आई ना, तो छिछोरे बहुत सक्सेसफुल हो गए, और छिछोरे के बाद मम्मी जो कैरेक्टर था वो बहुत चलने लग गया। उसके बाद ना मुझे बहुत सारे रोल आए जो कि ऐसा कैरेक्टर था, डरपोक, सहमा हुआ, मम्मी को बहुत प्यार करता है, इंटेलिजेंट है लेकिन चीज़ें नहीं कर पाता फिजिकली। इसके प्लस माइनस शेड बनाते रहिए बहुत फिल्मों में। ये जो भी कंप्यूटर गीक है, हैक कर लेता है चीज़ें, ये बहुत सारे रोल आए। पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये सारे रोल ना सिर्फ इसलिए आ रहे हैं बिकॉज छिछोरे चली है, और ये सारे रोलों का ना कहानी में बहुत महत्व नहीं है, जो कहानी के वो पार्ट है। क्योंकि मेरा सिंपल रूल है, जब मैं कैरेक्टर मुझे ऑफर होता है या मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मैं कोई कहानी पढ़नी है, मुझे ये देखना है कि उस किरदार का उस स्क्रीन प्ले में क्या फ़र्क पड़ रहा है, कहानी को वो कैसे चेंज कर रहा है, तब आप समझते हैं कि वो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट कितना है। तो मेरा जवाब सही है कि मेरे लिए ना फ्रैंकली मल्टी स्टारर फिल्म एक और छोटी फिल्म में लीड, ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द कैरेक्टर इन द फिल्म।
बिकॉज अगर वो सही होगा ना तो कहीं ना कहीं आप वो कर पाएंगे जो लोगों को दिखेगा करते हुए। देखिए वो बहुत बड़ी बात है जो आप बात कर रहे हैं कि भाई पुल टू गेट एन ऑडियंस, बट वो धीरे बनती है और वो तब बनती है जब ऑडियंस का आप पे ट्रस्ट आना शुरू होता है। और ऑडियंस ट्रस्ट आप पे तब आता है जब आदमी को लगता है यार इसको ना मैंने पिछले 4 काम में देखा है और मैं कनेक्ट हुआ हूँ, मैं बिलीव करता हूँ ये जो काम कर रहा है ठीक कर रहा है। वो धीरे धीरे बनता है। मैं इस पैसों के लिए अभी 3 काम कर लूँ जो कि गंदे काम होना तो ऑडियंस कहेगी हाँ ये एक्टर है, मैं जानता हूँ एक्टर है, बट है फ़िलहाल इस वक्त जब मैं रोड पे जाता हूँ या जब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, मैं आज ही वापस आया बॉम्बे और ये रोज़ में इनकाउंटर होता है। अभी भी लोग छिछोरे और सत्ती आश्रम से क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि लोगों ने मुझे 5 और रैंडम काम करते हुए नहीं देखा है। अगर छिछोरे और आश्रम के बीच में 4 काम और कर लूँ जो आपको रोज़ दिखते हैं और आप कहते हैं हाँ ये तो वो लड़का है, तो आपका इंटरेस्ट छूट जाएगा। बिकॉज आप कहेंगे ये इसने 2 अच्छे काम किए थे बट ये तो एवरेज काम कर रहा है अभी। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट यू डू एंड हाउ मच यू कैन डू जस्टिस टू दैट रोल। फिर छोटा बड़ा मैटर नहीं करता है, छोटा बड़ा मैटर करेगा इकोनॉमी में, पैसे में। एज एन एक्टर मेरा वो स्ट्रेस नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस फिल्म की मेरे ऊपर टू डिलीवर वॉट द फिल्म रिक्वायर्स, बट राइट नाउ प्रोड्यूसिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट दुनिया जो मैं नहीं समझता हूँ। मुझे ये काम पता है कि भाई मैं काम अगर ले रहा हूँ ये फिल्म मेरे कंधों पे है बिकॉज फिल्म मेरे बारे में। तो आई थिंक इट्स अ गेम वेयर आई हैव टू ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट्स एंड आई हैव टू ट्रस्ट द रोल। उतना ही अभी मेरा काम है, उसके आगे आई डोंट थिंक राइट नाउ आई एम वरीइंग अबाउट एनीथिंग एल्स राइट। अच्छा, उससे उस जोन से तो आप निकल गए हैं ना कि ठीक है। मतलब घर में चूल्हा जले गैस जले उसके लिए काम करना है। लकीली वो कभी मैंने नहीं करा, अच्छा, होपफुली। उस जोन से निकल हाँ, गए, समझ कहीं गया। ना कहीं अब आपके पास एक वो होता है करेक्ट, कि स्लाइटली बेटर है इस पर। लेकिन इसमें आप क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसमें बताऊँ मुश्किल क्या है। ये मेरे को किसी ने बोली थी और मैं अब एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। जितना ऊपर जा रहे हैं ना, मतलब जितना आपको चीज़ें मिल रही हैं अपॉर्चुनिटी और ऊपर जा रहे हैं, उतना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। हमें लग रहा है कि यार अब हम स्थिति पे आ गए हैं कि अब हर रोल की ऑडिशन नहीं करना पड़ता, अब तो ऑफ़र हो रहा है। बट अब डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है। एग्जांपल देता हूँ, पहले किसी ने 1 सीन का रोल किया एक फिल्म में, मेरा 1 सीन का रोल है। अगली फिल्म में उसने 2 सीन का रोल किया, अब तीसरे फिल्म में वो 1 सीन का रोल नहीं करेगा। We feel यार we are in a better space. Yes, I'm in a better space, but there are different challenges that are coming across, and that is you have to go through every time. So that's a good thing. I mean, it's a better problem to have. मतलब अगर मुझे ऑफर हो रहा है और मैं ना कर रहा हूँ, वो बेटर प्रॉब्लम है इसके कि मुझे कोई काम ऑफर नहीं हो रहा। बट ऑल आई एम सेइंग इज इट्स अ वेरी पेशेंस वाला गेम एंड इट्स अ प्लेस वेयर आपको खुश होना पड़ेगा आप क्या ले रहे हो। अगर आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि पैसा आ रहा है या इसलिए काम कर रहे हो कोई काम नहीं आ रहा, तो गाड़ी बहुत आगे जाएगी नहीं। तो ना बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत डेंजरस है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। 7 साल हो गए ना आपको करीब मतलब टेक्निकली बोलो तो 5-6 साल। पैंडेमिक काउंट करोगे? चलो कर लो। 5 साल क्या बात है। पैंडेमिक में तो आपका सबसे बड़ा शो आया वेब का। हाँ बट चलो वो तो शूट पहले हो गया था ना। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये जो स्टारडम होता है जी, और एक बेहतरीन अदाकारी होती है जो आप पढ़कर आए जी, यहाँ से लेकर जी, देश तक, उस समय जब स्टारडम की वजह से एक अच्छा एक्टर जो काबिल है, काबिलियत रखता है, वो कहीं मार्केट में उसका प्राइस स्टारडम की वजह से नहीं आता। वहाँ पर थोड़ी सी खालिश तो होती है कि यार हमारे इससे यार वो तो नहीं आप सही कह रहे हैं, बट मुझे लगता है वो तब होगी ना जब मैं उधर तक पहुँच जाऊँगा कि खालिश होने की हालत आ जाए। मुझे लगता है अभी ना वो स्थिति है कि मुझे इसलिए मज़ा आ रहा है कि यार ये वाले इंटरेस्टिंग रोल्स आ रहे हैं। अभी उधर ही हूँ, हो सकता है आज से 2 साल बाद आप यही मुझसे सवाल पूछेंगे, अरे यार आई थिंक अभी आई एम फ्रैंकली जस्ट इन्जॉइंग द पोजिशन टू बीइंग ऑफर्ड रोल्स, पोजिशन टू इन्जॉय टू बी एबल टू से नो टू रोल्स। अभी मैं वो कॉम्पिटिशन में नहीं घुसा हूँ जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यार मेरी फिल्म ना ओपनिंग इतना दे देती। अभी मैं इसमें हूँ कि यार इंटरेस्टिंग रोल आ रहा है, इंटरेस्टिंग कास्ट है एंड वी आर एबल टू डू समथिंग। ये बोलना कि भाई हम रिलीज़ कर रहे हैं इज़ अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज रिलीज़ करना आज के टाइम में बहुत डेंजरस काम है, मुश्किल काम है। बट यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम वो अटैम्प्ट कर रहे हैं इस वक्त। तो मुझे लगता है अभी ना आई एम मोर इन अ गुड हैप्पी ट्राइंग आउट स्पेस दैन टू से राइट नाउ कि यार उसका बेटर हो गया बिकॉज उसके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, अभी वेयर आई एम मच बेटर इन अ प्लेस देन आई वाज यस्टरडे एंड दैट्स अ गुड प्लेस फॉर मी टू सेलिब्रेट। देखो, मुझे लगता है कि जो पुराने लोग होते हैं इंडस्ट्री में या किसी भी विधा में काम करने वाले, उनकी अपनी लेगेसी होती है, उनका अनुभव होता है।
है जी। उसका सम्मान हम करेंगे। जी। दूसरी बात, जो नए लोग होते जी। हैं जो आपने सीखा है जी। नर्सरी से, अपने कॉलेज से, फिर जी, जॉब जी, किया जी। फिर वहाँ से सीखा है और अभी काम के साथ सीखा है, उसका भी अपना एक ताकत है। नए लोग नई चीज़ें बनाते हैं। जी। तो इंडस्ट्री को बदलने का भी वो आपके अंदर होता है कि क्या कुछ नया करेंगे, इंडस्ट्री किस तरीके से बदलेगी। आपको लगता है क्या क्या चीज़ें बदलनी चाहिए एक यंग एक्टर के हिसाब से, एक काबिल एक्टर के हिसाब से? मैं बताऊँ, ये सवाल ना 2 साल पहले बहुत जायज़ था, अभी थोड़ा सा कम जायज़ हो गया है। क्यों? क्योंकि OTT ने ना सडनली वो पैरामीटर छोड़ दिया है कि आपके ये रीजंस होने चाहिए लीड होने के लिए। अगर आप आज के टाइम पे OTT देखें बहुत सारे, तो आपको बहुत सारे लोग लीड में दिखेंगे जो कि आप जानते नहीं थे पहले, बिकॉज OTT ने वो स्पेस दे दिया है कि आदमी उठ के TV ऑन करके देख सकता है। अभी भी वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, बट आई थिंक मेरा वही स्पेस था कि यार इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि आप लीड रोल्स उनको दें जो कि किरदार के करीब हो, ना कि जो कि फेस जिनका पॉपुलर हो। बट मेरा कहने का मतलब शायद वो चीज़ थोड़ी थोड़ी बदल रही है। OTT ने स्टारडम खत्म किया है? नहीं, ख़त्म नहीं किया, बट OTT ने आप ये प्लेटफॉर्म दिया कि नए स्टार्स भी बन सकते हैं। वो मतलब क्या स्टार्स नहीं, लेकिन अब पंचायत जैसी सीरीज हम देखते हैं। बट जीतू है ना, जीतू कहाँ स्टार है एक टाइम पे, अब बन गया है। लेकिन इस बार पंचायत में ऐसे कैरेक्टर्स की बात हुई है, ऐसे कैरेक्टर की तारीफ हुई है जैसे कि वो मैं देखा नहीं, सॉरी। हाँ, फिर बोलिए आप, मैं समझ वो जाऊँगा। तारीफ हुई है अपनी उनकी, क्या नाम है, तो मालूम। फैजल जैसे लोग चाम लेके जिनको बिल्कुल। एक्टर बनना ही नहीं था, ठीक है। वो तो एक्सीडेंटल एक्टर है। करेक्ट, हाँ, समझ गए? करेक्ट। तो देखिए ना, करेक्ट बात है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जानता नहीं हूँ उनको, बट मुझे पता है कि उनको ना मज़ा आ रहा होगा करने में रोल। वो ये नहीं करेगा ना बन गया, वो जो कर रहे हैं ना, देखिए वही वाली बात है, वो इस एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं तो वो एक्टर बन रहे हैं। बट मेरा कहने का मतलब है कि OTT आपको वो स्पेस दे रहा है इस वक्त कि आप नए लोगों को देख पा रहे हैं। ये स्टारडम का चाम कभी खत्म नहीं होगा। कभी नहीं खत्म, और होना भी नहीं चाहिए। हर बंदा बनना चाहता है कि लोग उसको पसंद करें, प्यार दें। और स्टारडम का ये तो बात है ना कि यार वो लोग जब एक्ट करते हैं तो आप उनसे जुड़ जाते हैं और उनकी फेस वैल्यू भी रहती है। एट द एंड ऑफ द डे हम सभी चाहते हैं ना कि लोग हमारे काम के और परफॉर्मेंस की तारीफ़ करें और लोग हमें लाइफ में भी उस मुकाम पे रखें कि वो हमें उतनी ही इज्जत दे पाएँ जो हमारे किरदारों को देते हैं। बट वही है, यू ऑलवेज एस्पायर फॉर इट। एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी और की स्टारडम कब होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ हमें वो मुकाम मिले जो कि लोग देख पाएँ, और वो मिल रहा है। आश्रम कैसे मिली थी आपको? यार आश्रम मिली थी क्योंकि मुझे जो श्रुति महाजन है, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनकी टीम में मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि एक रोल है और प्रकाश जी से मिलना है। मैं तो प्रकाश जी के पास गया, मैंने प्रकाश जी से मिला, उसी वक्त उन्होंने कहा एक ये सीन कर लो। तो मैंने वो सीन किया, और बिफोर सीन प्रकाश जी देख पाते, क्योंकि मैंने उस रूम में किया, और बिफोर वो सीन सर तक पहुंचता मैं आके सर से मिला, सर से मीटिंग थी, मिलते मिलते सर ने कहा बात करते रहने का, अच्छा इसकी डेट्स ले लो, और वो हो गया। क्या ले लो? डेट्स, मतलब अच्छा, वो dates। डेट्स मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं इसकी, अच्छा। वो ले लो। वो मैंने दे दी। फिर मैंने कहा मुझे पढ़ने तो दो एक बार, क्योंकि मेरा सिंपल रूल है कि अगर पढ़ लो, आपको ये पता हो कि आपका कैरेक्टर स्क्रिप्ट में कर क्या रहा है, एक सीन दो सीन एक ग्राफ मिल जाए। और जैसे ही मैंने उस पढ़े एपिसोड्स, और क्योंकि मुझे ग्राफ पहला और दूसरा चैप्टर जो है वो एक साथ शूट हुआ था, तो मैंने इसे पढ़ा, मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल ही एक्साइटिंग एक्टिंग, आई वांट टू डू समथिंग दैट्स डिफरेंट। और फिर मैंने बोला बिल्कुल, कब शुरू कर रहे हैं। लकीली हमारे पास 3 महीने थे, तो मैंने अपनी ट्रेनिंग करी और मैंने डायलॉग कोच लिया, तो मैंने भाषा पे काम किया डायलॉग कोच के साथ, और 2 महीने काम किया और फिर शूटिंग स्टार्ट हुआ। आपने सुशांत के साथ काम किया और बीते 14 तारीख को उनकी पुण्यतिथि भी थी, किन शब्दों में याद करते हैं? आई थिंक मैंने जितना समय बिताया उनके साथ, मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मैं बिता पाया समय और उनसे चीज़ें देख पाया, सीख पाया। और आई थिंक सबसे अच्छी बात यही है कि जो मेमोरीज़ हैं वो मेरे साथ हैं, मैं समय बिता पाया, और जितना ज़्यादा हम उनको याद रख सकेंगे अपनी मेमोरी में, अपने बातों में, उतना ज़्यादा वो हमारे आसपास हमारी थॉट्स में रहेंगे। एंड इन अ वे ही ऑलवेज इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस द वे वी आर डूइंग, द काइंड ऑफ वर्क वी आर डूइंग, बिकॉज व्हेन आई सॉ हिम आई कुड सी ही ऑलवेज गिव मोर देन 100% टू एनी वर्क. And that's a quality that all of us share in our own work, and every time I try and do something more, it's a similar feeling, you know, you keep him alive inside you, and I think that's how I want to keep him alive always. अगले 5 सालों में तुषार अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? बहुत कठिन सवाल है। आई थिंक मैं जेन्युइनली ऐसा चाहता हूँ कि अगले 5 साल में मैं इस पोजीशन पर पहुँच जाऊँ कि लोग मेरे काम से को एसोसिएट करने लग जाएं एक बेहतरीन काम। सो वो अगर मेरी शक्ल देखे तो उनको पता हो कि ये कोई अच्छा काम आने वाला है। उसके अलावा आई थिंक ये मुकाम आ गया ना कि लोग मेरी शक्ल देख के बोलेंगे ये अच्छा काम होगा,
अपने आप वो जगह पहुंच जाएगी। ये तो शुरू हो गया, तभी तो पता जी। करेक्ट, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने कुछ भी काम करने लग गया पैसों के लिए किसी और चीज़ वजह से, तो वो मुकाम नहीं पहुँच पाएगा। मुश्किल है, लेकिन ये मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं उतना कर पाऊँ। हाँ बताइए। जाते-जाते ये बता दीजिए आने वाले दिनों में कहाँ देखूंगा। कौन सी सीरीज़ और फिल्मों में नजर एक ही अनाउंस कर पाऊँगा, अभी एक बता दूंगा, उस पर आपको बताऊँगा। तो अभी मैं एक ही के बारे में बात कर सकता हूँ, जो कि पिंक जिन्होंने बनाई थी, डायरेक्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी, उनकी अगली फिल्म है लॉस्ट। वो अनाउंस हो चुकी है, पिक्चर बन चुकी है, पिक्चर रेडी है और होपफुली बहुत जल्दी उसकी रिलीज डेट भी आएगी। वो फिल्म मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है उसमें मेरा। और उसके अलावा 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं, बट एक बार वो फाइनलाइज होते हैं, काम बनना शुरू होता है, तो मैं अनाउंस कर पाऊँगा। बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अपनी फिल्म टीटू अंबानी की। थैंक यू सो मच, थैंक यू।